हाँ, हेडिंग लिखते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। सुनना, प्रत्येक जीव की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशिष्ट गुणों का संचरण होता है जिसे आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, उसके मदर फादर के जो कैरेक्टर है उसमें आएंगे, विशिष्ट गुणों का संचरण होगा। इसे आनुवांशिकी या हेरिडिटी कहते हैं। कोई कहता है ये हमारे तो हेरिडिटी है कि आदमी लंबे लंबे होते हैं, मतलब उनके जो है लंबे का एक जीन उपस्थित है। अब ये जो हेरिडिटी ले जाने वाले होते हैं गुणसूत्र, क्या होते हैं? गुणसूत्र। और बायोलॉजी वालों को पता है कि आधे गुणसूत्र जो होते हैं वो मदर से और आधे गुणसूत्र कहां से जाते हैं? पिता से। गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो गुणसूत्र बने होते हैं ये बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं जिसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। तो लिखना, प्रत्येक जीव की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, प्रत्येक जीव की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ विशिष्ट गुणों का संचरण होता है। कुछ विशिष्ट गुणों का संचरण होता है जिसे आनुवांशिकता इंग्लिश में इसको कहता है हेरिडिटी। आनुवांशिकता हेरिडिटी कहते हैं। अब लिखना नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका के केंद्रक में उपस्थित उपस्थित कण जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं, आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल ये लिखा हुआ है। न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब देखो, और इन न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन को जोड़ूंगा तो क्या शब्द बन जाएगा भैया? न्यूक्लियोप्रोटीन। अब सुनना, ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है ये दो भागों में बटा होता है। एक तो प्रोटीन होता है और एक होता है न्यूक्लिक एसिड। जिसे आप न्यूक्लिक अम्ल कह रहे हैं, पर ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है इसकी एक यूनिट होती है, इकाई होती है, और इस इकाई को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से मिलके बना होता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, और एक होता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल।
ये न्यूक्लियोसाइड भी दो भागों से मिलके बना होता है। एक होते हैं, आपको पता है, नाइट्रोजनी क्षारक, और एक होते हैं आपके शर्करा। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्यूरीन और एक होते हैं पिरिमिडीन। प्यूरीन जो दो वले वाले होते हैं, पिरिमिडीन एक वले वाले। प्यूरीन कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। ठीक है, पिरिमिडीन तीन प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिन। इनको ए कैपिटल है से, इनको जी से, इसको सी से, टी से और यू से। शर्करा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, आपको पता है शर्करा को मैं दो भागों में बांटूं तो शर्करा दो प्रकार की होती है। एक शर्करा जो डीएनए में पाई जाती है और एक शर्करा आरएनए में पाई जाती है। आप आरएनए का सामान्य नाम लिखते हैं राइबोज न्यूक्लिकम और उस डीएनए का सामान्य नाम लिखते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिकम। मतलब शर्करा है सर। एक शर्करा होती है जिसे राइबोज शर्करा कहते हैं, जो आरएनए में पाई जाती है, और एक शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोज। और ये जो डीऑक्सी राइबोज है ये किस में पाई जाती है? डीएनए। नेक्स्ट बात आती है कि सर मुझे कोई कह दे कि न्यूक्लियोटाइड किन किन से मिलके बना होता है, तो मैं उसके तीन अवयव बनाऊंगा। ठीक है, या तो दो अवयव कह दूं मैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल, या कह सकता हूं मैं नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। तो मैं कह सकता हूं, इधर देखना नीचे, न्यूक्लियोटाइड किस किस से बड़ा होता है? तो न्यूक्लियोटाइड के पहले मैं दो भाग बनाया। एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड, एक मिनट में ऐसे लिख सकता हूं ना, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू, एक तो पॉइंट हो गया सर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सर नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा प्लस क्या हो जाएगा? फास्फोरिक अम्ल। सही है क्या? अरे बोलो। ठीक है, या तो सर मैं कह सकता हूं कि सर न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल से बड़ा होता है, दोनों ले लिए। या सर आप ऐसा भी तो कह सकते हैं सर नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा, ये तो इसी का पार्ट है, और प्लस फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो अपने जो न्यूक्लिक एसिड की जो इकाई है वो क्या है भैया? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। जैसे सेलुलोज की होती है बीटा डी ग्लूकोज, स्टार्च की होती है अल्फा डी ग्लूकोज, प्रोटीन की होती है एमिनो अम्ल, उसी प्रकार मेरे को कोई कहता है कि न्यूक्लिक एसिड की इकाई क्या है, मैं कहूंगा कि न्यूक्लियोटाइड। क्या है भैया? न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गई? ठीक है, तो लिखो इसको पहले। देखो इधर अपन बात करें एक एक की संरचना बनाने की। फास्फोरिक अम्ल, और फास्फोरिक अम्ल की जो का सूत्र होता है H3PO4। H3PO4। अब देखो एक मिनट, फास्फोरस कौन से वर्ग का सदस्य है भैया? 15वें का। और 15वें में जो है संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5। अर्थात ये 5 बंध बना सकता है सिंगल। फास्फोरस संरचना इस प्रकार से होती है H3PH4 की। H3PO4 देख सकते हो, 3 तो हाइड्रोजन है, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस। अब शर्करा की बात करूं कि सर शर्करा की संरचना कैसे होगी?
राइबोज जो शर्करा होती है वो 5 कार्बन की होती है। कितने कार्बन की होती है? 5। अब देखो राइबोज शर्करा फ्रक्टोज जैसे ही होती है और उसमें 6 होते हैं और इसमें 5 होते हैं। नाम होता है एक का बीटा डी राइबोज और एक का नाम होता है बीटा डी 2 ऑक्सी राइबोज। देखना दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ बीटा, आपको पता है बीटा लिखते ही OH कौन से साइड में चला जाता है? लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में जाएगा तो पहले कार्बन पे OH ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर। ठीक है, तो देख सकते हो OH H H OH H OH H CH2OH। पहला और चौथा कार्बन इसमें जुड़ा हुआ होता है। टोटल कार्बन कितने होते हैं? 5। टोटल कार्बन कितने होते हैं? 5। जो है ऑक्सीजन 1 2 3 4 और 5। और हाइड्रोजन देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। ठीक है, अब बात करें, ये तो सर राइबोज है, नाम लिखा हुआ डी ऑक्सी राइबोज। डी अपन कहते हैं डिहाइड्रोजनीकरण या जो है अपन कहते हैं डीहेलोजिनेशन। मतलब डी का मतलब होता है निकलना। कौन निकल रहा है भैया? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। कौन से वाले से निकल रहा है? दूसरे से। सारी बात कह दी उसने कि डीऑक्सी राइबोज दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दो। पहले कार्बन पे OH H और OH H इसलिए आया कि बीटा है। दूसरे कार्बन पे H और H, देखो मैंने ऑक्सीजन हटा दिया दूसरे से। तीसरे पे H OH, चौथे पे H और CH2OH। ये तो होगी शर्करा। नाइट्रोजनी सार जो है आपको पता है, आगे बताऊंगा। डीएनए में पाए जाते हैं AGCT और आरएनए में पाया जाता है AGCU। एडिनिन गुवानिन साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए में पाया जाता है एडिनिन गुवानिन साइटोसिन और यूरेसिल। आगे अपन डीएनए और आरएनए में अंतर देखते हैं, तब अपन लिखते हैं कि थाइमिन के स्थान पर कौन आ जाता है? यूरेसिल। अब मैं न्यूक्लियोसाइड बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? न्यूक्लियोसाइड। देखो नाम से पता चल रहा है साइड, और साइड में कौन कौन थे भैया? देखो आपके ऊपर वाले चार्ट से, एक तो नाइट्रोजनी क्षार और प्लस थी शर्करा, यही थी ना? तो नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा। अब देखो एक मिनट, मैं कोई सी भी शर्करा बना रहा हूं। एक माना कि मैंने राइबोज शर्करा बना ली। OH H H OH H OH H और CH2OH। ठीक है, ये तो होगी शर्करा। शर्करा पे कौन जोड़ना है भैया? नाइट्रोजनी क्षार। यहां लिख दिया मैंने नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार। अब बात करते हैं कि दोनों जुड़े हुए होंगे। नाइट्रोजनी क्षार का तो जाएगा हाइड्रोजन, और इसका क्या जाएगा भैया? OH। यहां से H2O निकलेगा और दोनों बंध बनाएंगे। ये जो बंध बनेगा, इस बंध का नाम है, कई जगह इसी को एन ग्लाइकोसिडिक बंध, एन ग्लाइकोसिडिक बंध, या कई जगह इसको केवल ग्लाइकोसिडिक बंध के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजनी क्षार
तथा शर्करा के मध्य, शर्करा का तो C1 कार्बन, शर्करा के C1 तथा नाइट्रोजनी सार, और सार भी दो प्रकार का है, प्यूरिन और पेरिमिडीन। प्यूरिन का तो N9 आएगा और पेरिमिडीन का फर्स्ट कार्बन के फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ ये बंध बनाता है। तो कुल मिला के मेरे को कहे कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि शर्करा और नाइट्रोजनी सार से मिला। शर्करा का कौन सा कार्बन है भैया, पहला, और नाइट्रोजनी सार के मध्य जो बंध बनता है उस बंध को कौन सा बंध कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बंध या ग्लाइकोसिड। अब यदि इसमें एक फास्फोरिक अम्ल और जुड़ जावे तो क्या बन जाएगा भैया, न्यूक्लियोटाइड। अरे भाई न्यूक्लियोटाइड में कितने होते हैं, 3, नाइट्रोजनी सार प्लस शर्करा और प्लस फास्फोरिक, और साइड में कितने होते हैं, 2, नाइट्रोजनी सार प्लस शर्करा। साइड में कितने हैं, 2 और टाइड में 3। उतारो जल्दी से। हाँ 1 मिनट, न्यूक्लियोसाइड में लिखना, इसमें नीचे पॉइंट लगा, नाइट्रोजनी सार तथा शर्करा अणु को, बोला नाइट्रोजनी सार तथा शर्करा अणु को, नाइट्रोजनी सार तथा शर्करा अणु को संयोजित रूप से न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, लिखना न्यूक्लियोसाइड में, नेक्स्ट पॉइंट से लिख लो, न्यूक्लियोसाइड में शर्करा का C1 नाइट्रोजनी सार के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध बनाता है, नाइट्रोजनी सार के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध बनाता है। सही है ना, कौन सा बंध बनाता है भैया, ग्लाइकोसिड। इधर देखना, अब अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ रहे हैं भैया, न्यूक्लियोटाइड। इधर देखना, न्यूक्लियोटाइड। क्या मैं न्यूक्लियोटाइड को ऐसे कह सकता हूं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, सही है क्या, या फॉस्फोरिक अम्ल। अरे सही है क्या भाई, न्यूक्लियोसाइड कितने से बना होता है, 2 से, ठीक है, और एक इसमें यदि फास्फोरिक अम्ल जोड़ देवे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनी सार प्लस शर्करा प्लस क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक। तो कुल मिला के सर ये न्यूक्लियोसाइड तो अपने पास में बना हुआ है, यदि इसमें फॉस्फोरिक अम्ल और जोड़ देवे, क्या जोड़ देवे भैया, फॉस्फोरिक अम्ल, तो ये क्या बन जाएगा भैया, न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं सर फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ेगा क्या। फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है 5वें कार्बन पर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, और 5वां है CH2OH। H3PO4 लाया हमें, ये है सर H3PO4, ठीक है। यहां से क्या निकल जाएगा भैया, H2, और H2O निकलने के बाद में जो बंध बनेगा, उस बंध को, जो यहां से एक बंध बन जाएगा सीधा, इस बंध को एक नाम दिया जाता है फॉस्फेट बंध। क्या कहा जाता है, फॉस्फेट बंध।
या कई जगह इस बंध का दूसरा नाम है एस्टर। तो क्या सुनना, न्यूक्लियोटाइड में शर्करा अणु के C5 तथा फास्फोरिक अम्ल के साथ एक बंध का निर्माण होता है जिसे फॉस्फेट बंध तथा एस्टर बंध कहते हैं। सही बात है। तो लिखो न्यूक्लियोटाइड में, पहले लिख ले न्यूक्लियोटाइड, हेडिंग डालो, लिखो न्यूक्लियोटाइड में शर्करा अणु के C5 तथा फास्फोरिक अम्ल के मध्य बंध का निर्माण होता है जिसे फॉस्फेट बंध या एस्टर बंध कहते हैं। लिख लिया भैया? लिखो जल्दी से, बढ़ाओ इसको। ये अब आपका क्या बन गया भैया? न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन क्षार भी हो गया, शर्करा भी हो गया और फास्फोरिक अम्ल भी हो गया। यही तो है। हाँ, ये लिख के ये बना लो जल्दी से। लिखो पॉली न्यूक्लियोटाइड। लिख दिया? देखो एक मिनट, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। न्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब बहुत सारे। और पॉली न्यूक्लियोटाइड को ही कहा जाता है आपके न्यूक्लिक अम्ल। देखो, ईट जो अपने शरीर की इकाई क्या होती है? कोशिका। और कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? शरीर। ठीक है, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड के मिलने से क्या बनेगा? न्यूक्लिक अम्ल। और अपने को क्या बनाना है? न्यूक्लिक अम्ल। अब ये न्यूक्लिक अम्ल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अपने जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, तो लिखना न्यूक्लियोटाइड परस्पर शर्करा के C5 व C3 के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुलक बनाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुलक बनाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुलक बनाते हैं। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इधर देखना, मैं दो अणु बना रहा हूं और उनके बीच में किस तरह से बंध बनता है वो देखना। यहां पहला कार्बन है, यहां H हो जाएगा और यहां जुड़ जाएगा आपका NB, और NB को कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, H और CH2OH, यही बढ़ता है। अब CH2OH जो है फास्फोरिक अम्ल आ रहा है इस प्रकार से,
यहां से, और आपको पता है कि यहां से OH और यहां से क्या निकल जाता है H, और ये बन जाता है बंध जिसे अपन कहते हैं फॉस्फेट बंध। क्या कहते हैं? फॉस्फेट। इधर तो फॉस्फेट बंध बना हुआ है और इधर एन ग्लाइकोसिडिक बंध बना हुआ है, ठीक है। ऐसे कैसे एक अणु ये भी है, यहां भी नाइट्रोजनी बेस है, और इसको नाइट्रोजनी बेस को 2 नंबर दे दूं और इसको कितने नंबर दे दूं? 1। यहां से H, यहां से OH, H OH H CH2OH, और फॉस्फोरिक अम्ल आता है इस प्रकार से, यही होता है। यहां से H और यहां से क्या निकल जाता है? OH, ठीक है। अब देखो 1 मिनट, फोटो खींच लेंगे, ठीक है। अब देखो इधर उसने कहा शर्करा के C3 व C5 के मध्य, ये तो सर 5वां कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है भैया? 3रा, ठीक है। यहां से यहां भी OH और यहां भी क्या है? OH, तो मैं H2O को निकाल दूं। किसको निकाल दूं भैया? H2O। ऐसे N अणु है, क्योंकि पॉली में बहुत सारे अणु होते हैं, तो यहां से क्या निकल जाएंगे भैया? NH2। क्या निकल जाएंगे? NH2, ठीक है। ऊपर से भी H निकल जाएगा यहां से, और यहां से क्या निकल जाएगा भैया? OH, 3रे कार्बन से। ये भी तो 3रा कार्बन है, ठीक है। और ये कौन सा कार्बन है? 5वां। अब जो ये बंध बढ़ेगा यहां पर, उस बंध को कहते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बंध। कैसे बनेगा वो देखना। ये नाइट्रोजनी बेस 1 नंबर H HOH या H CH2OP, आगे बंद बन गया जाएगा, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ नाइट्रोजनी बेस 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहां से बंद बढ़ेगा आपका CH2OP, डबल बॉन्ड OH, और ये है जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां से H, यहां से H OH निकल जाएगा आगे, यहाँ H और OH। अब देखो 1 मिनट, ये जो बंध बना हुआ है यहां से यहां तक का, देखो समझ में आया क्या? देखो यहां से H और यहां से क्या निकल गया? OH। किसने बंध बना लिया बीच में? ऑक्सीजन। किसने बंध बना लिया? ऑक्सीजन, सॉरी। ये जो बंध बना हुआ है यहां से यहां, इस बंध को कहते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बंध। फॉस्फो डाई एस्टर, कई जगह इसको यहां लेते हैं, कई जगह, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य बनता है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड भी बनेगा, ऊपर भी बनेगा, और चलता रहेगा दोनों तरफ, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया? हाँ। हेडिंग लिखो, डीएनए व आरएनए में अंतर। हाँ, स्टार्ट करूं? सुनना पहले, देखो इसका पूरा नाम, डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। पहला अंतर हो गया, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, पहला। दूसरा, इसमें
डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। अपन ने शर्करा के दो प्रकार देखे थे, एक थी डीऑक्सी राइबोज शर्करा, एक होती है राइबोज शर्करा। और अपन ने कहा था दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन हट जाता है तो वो डीऑक्सी हो जाती है राइबोज में से। तो यहाँ इसमें जो है डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, और इसमें जो शर्करा है वो कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। तीसरा पॉइंट की बात करें कि तीसरे पॉइंट की डीएनए का जो है अणुभार अधिक होता है। अणुभार क्या होता है? अधिक होता है। और इनका जो अणुभार होता है वो कम होता है। नेक्स्ट बात करें कि सर ये आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण में काम आते हैं। किसके? आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण में। और डीएनए आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण करते हैं, और इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनके हेरिडिटी, उनके कैरेक्टर, उनके लक्षण जाते हैं। जबकि आरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। नेक्स्ट बात करें कि सर डीएनए में जो है द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, रेप्लिकेशन जिसे कहते हैं, प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। डीएनए में द्विगुणन या रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। और आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें अर्धपूरित जो होता है आधा नया बनता है और आधा पुराना बनता है। छठा चैप्टर है बायोलॉजी वालों के, वंशागणिती का आणविक आधार, ठीक है। इसमें द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, जबकि इसमें द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सर डीएनए पाया कहाँ जाता है? ठीक है, अपने को पूछ लेवे कि डीएनए अपनी जो है कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना ये होती है अपनी कोशिका, और कोशिका में होता है केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। इस केंद्रक में जो होता है आपके केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र, ठीक है, क्योंकि केंद्रक 4 भागों से मिलके बना होता है। और इस गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं? डीएनए। समझ में? तो बात करें कि सर अपने को डीएनए ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं? गुणसूत्र पे। और गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सर इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार की बात करूं तो एक तो होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए और आरएनए में सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट अंतर है वो ये भी है कि सर इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, एडेनिन और ब्यूरिन, गुआनिन जो होते हैं ये प्यूरिन होते हैं, जबकि साइटोसिन और थाइमिन होते हैं पिरिमिडीन। जबकि यहाँ ये प्यूरिन है और यहाँ ये पिरिमिडीन। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। तो लिखो, दोनों में अंतर करके लिखना। और बायोलॉजी वाले तो खास कर क्योंकि अंतर आ सकता है। लिखना पहला पॉइंट डीएनए, इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। और उधर लिखना इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है।
दूसरा पॉइंट लिखना, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। और उधर लिखना, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। इधर लिखना, इनका अणुभार अधिक होता है। और उधर लिखना, इनका अणुभार कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यह आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करते हैं। यह आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करते हैं। और उधर लिखना, यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। इधर लिखना, इनमें द्विगुणन द्विगुणन को इंग्लिश में कहता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। और उधर लिखना, इसमें द्विगुणन या रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यह केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यह केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। उधर लिखना, यह कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसमें नाइट्रोजनी क्षार AgCT पाया जाता है। AgCT पाया जाता है। और उधर लिखना, इसमें नाइट्रोजनी क्षार AgCU पाया जाता है। AgCU कौन से नाइट्रोजनी क्षार का फर्क है भैया? इधर तो कौन सा है? थाइमिन, और इधर यूरेसिल। लिख लिया भी? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, डीएनए की
डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। हाँ, एक मिनट इधर देखना भाई। मुझे कोई कहे कि सर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी? वाटसन एंड क्रिक ने। द्विकुंडलित संरचना वाटसन व क्रिक द्वारा दी गई, वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई। ठीक है, आपने सबने पढ़ी हुई है। ठीक है, एक ये जो सिरा होता है ये कौन सा होता है? 3 डेज और ये 5 डेज। ठीक है, और वापस ये वाला सिरा 5 डेज होगा और ये वाला सिरा 3 डेज। ठीक है, यही होता है। ठीक है, प्रतिकृतिकरण की जो एक प्रकृति होती है अर्ध संरक्षित। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है, आधा ये आधा नया बनता और आधा पुराना। ठीक है, ये जो एक कुंडली होती है यहां से यहां तक की, इसमें 10 जोड़ी सारक पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 10 जोड़ी। ठीक है, और 10 जोड़ी में से ए और जी के बीच में बंध बढ़ता है और सी और टी के बीच में, ए और जी के बीच में डबल बंध पाया जाता है और हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और सी और टी के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है वो कितने एंगस्ट्रॉम होती है? 34 है। और एक जोड़ी सारक मतलब इनके बीच में कितने जोड़ी दूरी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। टोटल जो लंबाई होती है एक कुंडली की वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये जो व्यास होता है यहां से यहां तक का, ये जो कुंडली का व्यास होता है वो कितना एंगस्ट्रॉम होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। कुंडली का जो व्यास होता है और कुंडली का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक प्यूरिन होता है और एक पिरिमिडिन। ठीक है, एडिनिन, गवानीन। ठीक है, एक मिनट, एटीजीसी होता है ना? हाँ सॉरी, सॉरी एक मिनट, क्योंकि ए और जी दोनों ही प्यूरिन होंगे। एक प्यूरिन होता और एक पिरिमिडिन होता। ठीक है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना नाइट्रोजनी सारक के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। हाँ, एक मिनट, ठीक है। अब देखो अपने यहां पर 2-4 बंध आए हैं। एक बंध आया था शर्करा व नाइट्रोजनी क्षार के मध्य, और शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के जो मध्य है वो आया था एन ग्लाइकोसिडिक बंध। नाम सुना हो तो ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बंध। शर्करा और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फेट बंध पाया जाता है। 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। इस तरह से, और ये चौथा बंध आया है अपने हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो 3 बंध तो मैंने उधर बता दिए और चौथा बंध इधर बता दिया।
यही है सामान्य संरचना। तो ठीक है, अपने ही लिखो जल्दी, बढ़ाओ जल्दी से।